दिस इज़ अनु। वेलकम टू स्टडी विद अनु। आज हमारी क्लास फर्स्ट है। ईवीएस की क्लास लेकर आई हूँ। आज आपको प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर करा रही हूँ। 2018 का है, ठीक है। तो ईवीएस में आपको एनसीईआरटी आपको मैंने बताया था कि बेस्ड होती है। तो इसमें आपको मैं प्रीवियस से पहले कुछ सारे क्वेश्चंस करा दूंगी, जिससे आपको पता चल जाए कि पेपर में आपके क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं। और एनसीईआरटी आप पढ़ ही रहे होंगे, और अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर मैं उसको भी पढ़ा दूंगी, ठीक है। तो अभी मैं सारे ईवीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उन सबको अच्छे से आपको समझा के सॉल्व करवाऊँगी, ठीक है। सेशन पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 2018 दिसंबर के पेपर में आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा प्रासंगिक है। पहला, यह शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यांकन समय को बर्बाद करता है। दूसरा, शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। तीसरा, यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। चौथा, यह उन बच्चों के लिए जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं, किसके लिए अति आवश्यक है। देखिए पहला बोल रहा है कि पहले क्वेश्चन को समझिए, विद्यालय मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है। मतलब कि विद्यालय मिड डे मील की समय बनाने के लिए कौन सा सबसे अच्छा अवसर है, ये बोल रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन बोल रही है यह शिक्षण अधिगम में बहुत मूल्यवान समय में बर्बाद करता है। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। एक मिड डे मील जो टाइमिंग है उसका एक टाइम है कि आपको 3 घंटे या 4 घंटे आपकी क्लास पहले लगेगी, उसके बीच में बच्चों को खाना दिया जाएगा, उसके बाद आपके फिर दो घंटे लगेंगे, है ना। तो ये चीज़ होती है। तो पहला ऑप्शन तो आपका कट हो जाएगा। फिर सेकंड बोल रहा है कि शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। भाई इसका लेना देना है तो हम कैसे बोल सकते हैं कि नहीं है। सेकंड ऑप्शन भी कट हो जाएगा। यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही लग रही है। ये उन बच्चों के लिए जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं। ऐसा नहीं है कि जो बच्चे खा पी कर आते हैं उनके लिए होगा नहीं, जो बस खाली पेट आते हैं बस उनके लिए ही है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो फोर्थ ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन आपका राइट होगा। बट अब आपको पता होना चाहिए कि क्यों राइट होगा, है ना। तो ये क्या है, मिड डे मील जो है वो एक बच्चों को क्या करता है, अवसर प्रदान करता है। ये जो मिड डे मील योजना है वो कब शुरू हुई थी आपको ये पता होना चाहिए। तो इसकी शुरुआत 1995 में केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? केंद्र सरकार के द्वारा। इस योजना का उद्देश्य था कि उच्चतर प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को शिक्षण के साथ आहार पोषण भी दिया जाना चाहिए, जिससे बच्चों में पोषणहीनता बनाई जा सके, ठीक है। ताकि बच्चों को, इसमें क्या होता है कि बच्चों को शिक्षण के प्रति प्रेरित करने की भी मदद करता है, ठीक है। बच्चे मिड डे मील के थ्रू या फिर खाने खाएंगे, अब स्वस्थ रहेंगे तो उनका पढ़ाई में भी मन अच्छे से लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है। बोझ के बिना सीखना क्या कहलाता है, बताइए। देखिए जब बोझ के बिना शिक्षा, किसने किया कि शिक्षा बिना बोझ के, आरटीई में भी हमने पढ़ा था कि बच्चों के ऊपर बोझ नहीं लादना चाहिए, स्कूल बैग का वजन कम होना चाहिए, है ना। इसमें क्यों वजन कम होना चाहिए कि बच्चों के जो पाठ्य व पुस्तकों का समायोजन हो, जिससे बच्चों के ऊपर ना दबाव ना बने, बच्चे खुशी खुशी काम के लिए आगे बढ़ें, उनकी मानसिक दबाव ना पड़े, है ना। तो बच्चे ना इससे शिक्षा के प्रति ज़्यादा रुचि प्रभावित करते हैं। जब बच्चों का बर्डन कम होगा तो बच्चे अच्छे से सीख जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए ऑप्शन देखिए। पहला ऑप्शन बोल रहा है ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा करने की ज़रूरत है, या फिर स्कूल बैग का वजन कम करें, या थर्ड है ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में अध्यायों की कम संख्या होती है, या अबोध का भार कम करने की ज़रूरत होती है। देखिए अभी मैंने आपको जैसे समझाया, तो ईवीएस पाठ्यक्रम को कम करने की ज़रूरत है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो पाठ्यक्रम है उनको उतना ही रखा जाता है। बच्चों का जो
स्कूल का बैग है उसको कम करने की बात की जाती है कि बच्चों के ऊपर पाठ्य पुस्तकों का भार ना बढ़े। नॉलेज कितनी देनी है ये आप पे डिपेंड करता है, बच्चों पे सीखने पे डिपेंड करता है, मगर आपने वो चीज़ें ही कम कर दी ये नहीं चलता है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन इज अ राइट आंसर। अच्छे समझा दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 63 क्वेश्चन कह रहा है कि ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का उद्देश्य है। पहला, छात्रों को आसानी से प्रबंधित करना और वर्कलोड को करना, या फिर दूसरा है लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकती हैं। तीसरा है कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग कर और उपचारात्मक शिक्षण देना। फोर्थ है सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए सीखने में सक्षम बनाना। देखिए जब भी हमने आपको बताया है कि बच्चे इंक्लूसिव एजुकेशन बताया है था मैंने कि बच्चे जब समूह में कार्य करते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, वो क्यूरियोसिटी उनके अंदर इतनी ज़्यादा होती है, बच्चे कुछ ना कुछ सीखने के लिए प्रेरित हो रहे होते हैं, अपने समूह के साथ अच्छे से बैठ सकते हैं, सामंजस्य कर सकते हैं, जिसे कहते हैं समायोजन की तो बच्चे किस चीज़ में सबसे ज़्यादा अच्छे से सीखेंगे? ये ऐसे सीखेंगे छात्रों को आसानी से प्रबंधित कर देना चाहिए, वर्कलोड कर, जी नहीं। ऐसा नहीं होता है कि बच्चों के आपने प्रबंधित कर दिया कि बस आपको यही करना है और इतना ही करना है, उनके ऊपर बर्डन बढ़ा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं, भाई ये चीज़ हमारी शिक्षा में है ही नहीं, मगर हमारे पहले से और अभी भी काफ़ी जगह मैंने अभी तक देखा है कि एक साथ लड़के और लड़कियों को अलग अलग सीटों पे ही भी बैठाया जाता है, उन्हें बताया जाता है कि ये लड़के की सीट है और ये लड़कियों की है। मगर अमेरिका वगैरह में जाएंगे आप तो क्या होता है कि लड़के और लड़की साथ में बैठते हैं, उन्हें भेदभाव नहीं दिखाते, तो इसका भी इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो सेकेंड ऑप्शन भी इसका गलत हो जाएगा क्योंकि ये सही नहीं बोल। फिर बोल रहे कम और उच्च प्रदर्शन वाले छात्रों को अलग और उपचारात्मक शिक्षण देना चाहिए। अब आपने कैटेगरी में बांट दिया कि जो बच्चे होशियार हैं उनको अलग तरीके से और जो कम है उनको अलग तरीके से, ऐसा भी नहीं होता है। ये फोर्थ ऑप्शन राइट क्यों है? क्योंकि इसमें बोला है प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना है। कक्षा में समूह में सीखने का उद्देश्य क्या होता है? सभी बच्चों को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 64 क्वेश्चन में आपको फुल फॉर्म पूछी है किसकी? बाला की। बाला का पूरा रूप क्या है? पहला ब्रेल सहायता प्राप्त अधिगम आकलन, दूसरा मस्तिष्क सहायता प्राप्त अधिगम असेसमेंट, तीसरा अधिगम सहायक के रूप में ब्रेल, चौथा अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। देखिए कौन सा होगा? देखिए जो हमारा बाला है ना, बाला का एक यूज़ है हमारी लाइफ, हमारी शिक्षण विधि में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कैसे करता है कि हम जो भी पढ़ाते हैं बच्चों को कुछ ना कुछ चित्रों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से पढ़ाते हैं, जिससे बच्चा एक्टिव हो, वो उन चीज़ों को सीखने के लिए जागरूक हो, है ना। हम हर एक बच्चे के लिए क्या करते हैं? एक जैसा व्यवहार करते हैं, क्योंकि हमारी प्रकृति हमें सिखाती है कि एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। जैसे हमने स्कूलों में देखा है कि आजकल जो बच्चे रोल वाली स्लाइड बना दी गई हैं, बच्चे जो दिव्यांग हैं वो भी आराम से जा सके, सामान्य बच्चे हैं वो भी आराम से जा सके उसे, तो उन सब बच्चों के लिए तो क्या करता है जो बाला है वो एक बिल्डिंग के रूप में, क्या है, एक सहायक के रूप में। ठीक है, तो हम आपको बता रहे थे कि बच्चे जो हैं वो कैसे बाला में किस तरीके से एक बिल्डिंग का यूज़ किया जाता है। आप लोगों को ज़्यादातर बाला से लग रहा होगा कि ब्रेल सहायता का प्राप्त अधिगम आकलन होगा, जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक बाला की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए कि बिल्डिंग एज लर्निंग एड, मतलब बच्चों को हम जब शिक्षण पढ़ाते हैं तो हम बच्चों को क्या कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ दिखाते हैं। आजकल के प्राइमरी स्कूल या एलिमेंट्री स्कूल्स में भी आपने देखा होगा कि जो दीवारें होती हैं उन पे मानचित्र बना दिए जाते हैं, आपको छोटा आ बड़ा आ की चीज़ें दिखाई देंगी, 1 2 3 की चीज़ें दिखाई देती हैं, कहीं कहीं पूरे एक कहानी का चित्र बना देते हैं हम दीवारों पे, जिससे बच्चे क्या हो एक्टिवली उसको देखें और जागरूक हो कि ये क्या चीज़ हम सीख रहे हैं,
है ना। हम लोग उन ज़्यादातर मैप्स का यूज़ भी दिखाते हैं कि हमने ऊपर फ्लोर पे भारत का नक्शा बनाया हुआ है, नीचे नीचे पॉइंट्स करके सर्कल वगैरह डाल रखा है, जिससे बच्चे जाएंगे और देखेंगे कि हाँ ये कलर का वहाँ पे है तो ये कौन सा कलर कहलाता है। तो जो एक बाला है वो एक क्या करता है, एक बिल्डिंग के रूप में बच्चों को लर्निंग सिखाता है। इसके अलावा क्या होता है, शिक्षण कौशल में भी सहायता देता है, शिक्षण के वातावरण में भी सहायता देता है, पाठ्य सामग्री में भी सहायता देता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होंगी। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। ना तो मस्तिष्क के लिए होता है और ना ही अधिगम सहायता में ब्रेल के लिए होता है। ब्रेल किसके लिए होता है, जो बालक देख नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 65 क्वेश्चन कह रहा है कि वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है। सभी विचार जो दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किए जाते हैं, या विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्य पुस्तक से स्पष्टीकरण, या फिर विचार जो धारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग, या फिर वर्तमान में वैज्ञानिक और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित विचार। कौन सा होगा देख लीजिए, ये देखिए कौन सा होगा वैकल्पिक ढांचे के लिए। देखिए सबसे मेन बात होती है कि आपको पता होना चाहिए कि वैकल्पिक ढांचा जो है उसका अर्थ क्या होता है। तो उसका अर्थ होता है वह विचार जो अवधारणाओं के क्या करता है, औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण दे से अलग हो। ठीक है, इससे क्या इससे वैकल्पिक ढांचा जो है वो नवीन विचारों को प्रोत्साहित करता है, नई नई जानकारियों को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, वैकल्पिक ढांचे का सर्वप्रथम आपको पता होना चाहिए कि प्रयोग किसने किया था। किसने किया था, ड्राइवर ने किया था और ईस्ले ने किया था। कब किया था, 1978 में किया था। ये जो ढांचा है बच्चों को स्वतंत्र रूप से वैज्ञानिक तरीके से अपने विचार को व्यक्त करने का अवसर देता है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, आपका थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए 66 क्वेश्चन देखते हैं। महिलाएं पुरुष की तुलना में कमज़ोर हैं, यह एक डैश है, अंधविश्वास है, मिथक है, वैज्ञानिक तथ्य है, या रूढ़िबद्ध धारणा है। ये देखिए आपको जेंडर वाला जो हमारा चैप्टर है उसमें से अभी तक की हर साल में एक क्वेश्चन पूछा ही गया है। आपको बस दो चीज़ें जो हैं बहुत इम्पोर्टेंटली याद, तीन ही चीज़ें हैं वो तीनों आपको इम्पोर्टेंटली याद होनी चाहिए। पहली होती है आपकी रूढ़िबद्धता, जो कि आपके पूर्वजों के टाइम से परंपरा के रूप में चलती चली आ रही हैं। एक होती है आपकी जेंडर बायस, जिसे बोलते हैं कि एक ही तरफ झुकाव होना, लड़की की तरफ या फिर लड़के की तरफ होना। एक होता है हमारे सोशल मतलब सेक्स, कि एक लड़का है तो इसको ये, और एक लड़की है तो ये, मतलब बना दिया गया है। ठीक है, बना के दिया, वो कुदरती है। हम लोग भाई सेक्स से ही पता चल पाता है कि मेल है या फीमेल है। तो महिलाएं पुरुष की तुलना में कमज़ोर हैं, ये क्या बात को बताता है, एक रूढ़िबद्ध धारणा है। ये हमारी पुरानी परंपराओं में शामिल होती हुई चलती आ रही है कि लड़की जो है वो घर के काम ही करेगी और लड़का जो है वो बाहर ऑफिस जाएगा। मगर आजकल की टीचिंग में एक चीज़ इम्प्रूवमेंट होती जा रही है कि हम लोग जो बच्चों को बुक्स देते हैं उसमें हम दिखाते हैं कि मम्मी और पापा दोनों घर में काम करते हैं बच्चे के साथ और ड्यूटी पे जाते हैं दोनों ही। तो इससे बच्चों के मन में ये आता है कि लड़का और लड़की इक्वल हैं। ठीक है, और वैसे सभी लोग क्या कहते हैं कि लड़का ज़्यादा होता है, लड़कियां कमज़ोर होती हैं। ठीक है, तो इतना मैंने आपको समझाया, आपको होप समझ में आया होगा। फोर्थ क्वेश्चन इज़ द राइट आंसर। चलिए 67 क्वेश्चन पे मूव करते हैं। भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है। दक्षिण पश्चिमी और उत्तर पूर्व में है, पूर्व और पश्चिम में है, पश्चिम और पूर्व में है, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में है। क्या होगा, देखिए ये चीज़ को समझाने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, आपने मैप देखा होना चाहिए, मैप के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सी चीज़ है। ठीक है, चलिए हम आपको मैप दिखा देते हैं। ये देखिए, अब आपको जम्मू कश्मीर भी दिख रहा है, हिमाचल प्रदेश भी दिख रहा है, पंजाब भी दिख रहा है, चंडीगढ़ भी, सारा कुछ दिख रहा है। देखिए पूरा मैप दिख रहा है आपको।
अब आप इसमें देखिए बिहार क्या बोला गया था, बिहार के सापेक्ष में जम्मू कश्मीर और गुजरात की स्थिति क्या है, यही पूछी गई है कि गोवा की पूछी गई, एक बार चेक कर लेते हैं। किसकी पूछी, गोवा की स्थिति क्या होगी। देखो अब आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या कहाँ पर क्या चीज़ होती है। ये उत्तर होता है हमारा, उत्तर है ना, नीचे हमारा क्या होता है, दक्षिण, इधर क्या होता है, इधर पूरब और इधर पश्चिम। ठीक है, तो अब बताइए कौन सी क्या चीज़ है। बिहार है ये, जम्मू कश्मीर है ये। बिहार के सापेक्ष में जम्मू कश्मीर की स्थिति क्या है, बिहार के सापेक्ष में जम्मू कश्मीर की स्थिति क्या है, और फिर गोवा की स्थिति क्या है। गोवा कहाँ है, हमारा नीचे पड़ता है यहाँ पे, इसकी स्थिति क्या है। ठीक है, तो बताइए क्या होगी। क्या होगी, 67 क्वेश्चन है। देखिए भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्रमशः क्या होती है, उत्तर पश्चिम होती है और दक्षिण पश्चिम होती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, बिहार के सापेक्ष पूछा गया है। पहले कहा जाएगा ऊपर, फिर पश्चिम में तो है ही, फिर उत्तर पश्चिम, फिर नीचे आपका क्या पड़ता है, गोवा, फिर वहाँ से कैसे पड़ेगा। ठीक है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन इज अ राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, तो इसलिए आपको मैप देखना जरूरी है। 68 क्वेश्चन है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी। फर्स्ट ऑप्शन है सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी। सेकेंड है सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि। सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है, और सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया पूछी गई है कि सबसे धीमी गति होगी वो कब होगी। देखिए जब द्रव और से गैस में परिवर्तन होता है, जब द्रव से गैस में परिवर्तन होता है तो क्या होता है, एक वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है। जब सतह का क्षेत्र बड़ा होता है तो तापमान क्या होता है, कम या अधिक होने की स्थिति में भी वाष्पीकरण होता है ना। इसे जैसे कि कपड़ा जब हम सुखाते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कपड़ा कैसे सूख जाता है, क्योंकि जो कपड़े का पानी होता है वो सूर्य के प्रकाश से क्या होता है, उड़ जाता है, एक वाष्पीकरण के तौर पे उड़ जाता है। तो जैसे कपड़ा फैल कर रखा जाता है वह जल्दी सूखता है, उसी को ये कहते हैं। तो क्या हो जाएगा बताइए, जब क्षेत्र कैसा होता है और तापमान क्या होते हैं, दोनों में कमी आती है, तभी वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है। पहला ग्राफिक कौशल, दूसरा दिशात्मक कौशल, तीसरा चित्रण कौशल, चौथा स्थितीय कौशल। कौन सा होगा। देखिए अभी हमने आपको बताया था कि जब भी हम बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाते हैं, किसी की दूरी के बारे में, दिशाओं के बारे में बताते हैं, तो हम उन्हें कैसे सिखाते हैं। अभी हमने जो बाला वाला बताया था उसमें मैंने आपको बताया था कि बच्चों को चित्रों के माध्यम से सिखाते हैं। ठीक है, हम उसको ग्राफ के माध्यम से नहीं सिखाएंगे कि देखिए बच्चों ये एक ग्राफ पेपर है, यहाँ पे ये ऐसे 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 है, ऐसे नहीं सिखाते हैं कि इधर से ऐसे जाएंगे, फिर इधर से ऐसे जाएंगे, फिर इधर से ऐसे जाएंगे, नहीं। हम बच्चों को एक चित्र के माध्यम से, ये भाई हमने बना दिया, चलिए ऐसे करके हमने कुछ भी बना दिया। अब हमने बताया कि यहाँ पर गाय रहती हैं, यहाँ पर ये हमारा घर था, ये था, तो बच्चे को ये आइडिया पड़ जाएगा कि हाँ ऐसे नहीं ऐसे। ठीक है, तो हम बच्चों को कैसे सिखाते हैं, एक चित्र के माध्यम से सिखाते हैं। उसे दिशा का भी ध्यान हो जाता है चित्र के माध्यम से, स्थिति का भी। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। 70 क्वेश्चन कह रहा है
किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या के क्षेत्र में रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की? अब ये NCF 1975, और NCF 2005, NCF 1988, NCF 2000। देखिए 4 बार आया हमारा NCF। ये बात किस में की गई है? एक एकीकृत पाठ्यचर्या के रूप में प्राथमिक स्तर पर किस में की गई है? देखिए, बताइए। देखिए, हमने जब NCF पढ़ाया था तो हमने आपको बताया था कि ये चारों जो हमारे पहले NCF बनाए गए थे, 3 में संशोध हुआ था, उसके बाद हमारा चौथा जो हमारा 2005 का है, तो उसके बारे में मैंने आपको बताया था। देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क जो है NCF 2000 ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण की इस सिफारिश की थी। किसके? एकीकृत पाठ्यचर्या में पढ़ाने के लिए। फिर इसी के अनुसार विज्ञान और तथा सामाजिक विज्ञान के रूप में सिफारिश के पश्चात वर्तमान जो NCF बनाया गया था ना 2005 में, इसको स्वीकार किया गया, जिससे बच्चों को एकीकृत रूप से प्राथमिक स्तर पर भी पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा दी जा सके। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका? NCF 2000। इसके सापेक्ष ही हमें बताया गया था कि पर्यावरण अध्ययन के बारे में हम बच्चों को और कैसे कनेक्ट करके पढ़ा सकते हैं। 71 क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का प्रचलन है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये ज़्यादातर लोगों को मुझे लगता है पता ही होगा कि सबसे ज़्यादा स्थानांतरित जो खेती है वो कहाँ पर की जाती है। देखिए, स्थानांतरित जो खेती है वो क्या कहते हैं, आदिवासी या पर्वतीय क्षेत्रों में की जाती है, जिसे ज़्यादातर आप लोग झूम की खेती के नाम से भी जानते हैं। वहाँ की जनजाति कृषि भी कहा जाता है जनजातियों को। क्या होता है, इसमें भूखंड जंगलों को साफ करके कृषि की जाती है। फिर दूसरे स्थानों पर पुनः वृक्षों की कटाई कर खेती की जाती है। इससे प्रचलन में भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में पाया जाता है। किस में पाया, किधर साइड पाया जाता है? पूर्वोत्तर राज्य में पाया जाता है। तो आपको अब पता चल जाएगा कि दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में, या दक्षिणी क्षेत्र में, उत्तरी पश्चिमी। देखिए, स्थानांतरित जो खेती है वो हमारी उत्तर पूर्वी क्षेत्र में की जाती है। यहाँ पे झूम की खेती होती है। झूम की खेती भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करती है हमारी EVS के चैप्टर में, कि झूम की खेती कैसे होती है। जो झूम की खेती होती है, उस जब फसल कट जाती है तो कुछ सालों के लिए छोड़ दी जाती है। उसके बाद वहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें निकल आती हैं, जिनको काट कर, पूरा नहीं काटते हैं, हल्का हल्का काट कर और जला दिया जाता है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब झूम खेती जब पढ़ाएंगे तो हम उसके बारे में और अच्छे से डिटेल में बताएंगे। 72 क्वेश्चन है कि नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखाओं से अलग करते हैं। दूसरा, बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। तीसरा, यह पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता। चौथा, जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं। क्या हो सकता है इसका आंसर? बताइए 72 का। देखिए, नदी बांध से जल विद्युत की उत्पत्ति होती है, वहीं यह पानी व हवा को बिना प्रदूषित किए सिंचाई सुविधाएं भी उपलब्ध कराता है। इससे क्या होता है, विकास को प्रोत्साहन मिलता है। क्या मिलता है? जो स्थानीय लोग होते हैं उनको विस्थापित करके उनका विकास को प्रभावित करता है। इससे पर्यावरण की परिस्थिति की दृष्टि जैव विविधता को प्रभावित करता है। ठीक है, तो क्या होगा बताइए। बांध जो है वो ये भी करता है। इसमें पूछा गया नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत निम्नलिखित में से कथन सही नहीं है। सही नहीं है, ये आपको याद रखना है। देखिए, बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी से जीवन रेखाओं से अलग करते हैं, ये बात भी सही है ना। फिर बोला गया कि यह पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता, सही बात है। जल विद्युत सुविधाओं के बड़े पर्यावरणीय प्रभाव को हो सकते हैं, ये भी सही है। मगर बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित नहीं करते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं? जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या ये सभी? कौन सा होगा? ग्रीन हाउस गैसें हैं। देखिए,
जो ग्रीन हाउसेस गैसें होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? हमने पढ़ा है कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन तथा जलवाष्प आदि प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं। ये गैसें कैसी होती हैं? जलवायु परिवर्तन में वैश्विक उष्णन आदि के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है, इनकी मात्रा में क्या होता है कि वृद्धि से वैश्विक समस्याएं उत्पन्न होने लगी हैं। वर्तमान में भारत में क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उपयोग पर रोक लगा दी गई है। क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है वो क्या करती है, हमारे जो ओजोन लेयर है उसको हानि पहुंचा रही है। ठीक है, तो उसको क्या कर रहे हैं कि कम करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे ये सब चीज़ें जो हो रही हैं हम इफ़ेक्ट पड़ रहा है वो चीज़ें ना हो। तो 4000 इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जी हाँ, 74 क्वेश्चन है। भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? पहला, ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर हैं। ठंडे रेगिस्तानों में गर्म गर्मियों और बेहद ठंडी सर्दियां होती हैं। तीसरा, ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। चौथा है ठंडे रेगिस्तानों में हवा बहुत पतली कम होती है। क्या होता है भारत में भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं, ये पूछा गया है। देखिए, भारत में जो ठंडे रेगिस्तान जो होते हैं उनसे प्रभावित इसलिए नहीं होते क्योंकि ना वहाँ पे अधिक ऊंचाई पर होते हैं एक तो वो, और वो क्या होते हैं, हिमालय की वृष्टि छाया में पड़ते हैं। क्या पड़ते हैं? हिमालय की वृष्टि छाया में पड़ते हैं। ठीक है, और क्या होता है कि जो जहाँ पे वर्षा कम होती है और क्षेत्र अपेक्षाकृत सूखा रह जाता है। भारत का सबसे ठंडा रेगिस्तान कौन सा होगा ये भी आपको बताना चाहिए। तो कौन सा होता है? लद्दाख होता है। कौन सा होता है? लद्दाख होता है। तो अभी आपको बताया मैंने कि जो ठंडे रेगिस्तान क्या होते हैं, बहुत ऊंचाई पर होते हैं इसलिए वो ठंडे होते हैं। दूसरी चीज़ मैंने आपको क्या बताई कि वहाँ पे वृष्टि छाया में होते हैं इसलिए होते हैं। और वहाँ पे और क्या होता है, ठंडे रेगिस्तान में गर्मियों में गर्मी और बेहद ठंडी सर्दियाँ होती हैं। पूछा गया है कि नहीं पूछा गया। देखिए कौन सा होगा। देखिए, फर्स्ट और थर्ड दोनों ही सही हैं, किसी में कोई कमी नहीं है। मगर अगर प्राथमिकता देंगे कि क्या चीज़ की वजह से भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित नहीं होते, तो वो है हमारे ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं, इस वजह से मानसून से प्रभावित नहीं होते। तो थर्ड ऑप्शन इज़ अ राइट आंसर। ओके, चलिए 75 क्वेश्चन है आपका। ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार है? पहला, क्लोरीन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तीसरा है सल्फर डाइऑक्साइड, चौथा है सल्फर। क्या होगा बताइए। देखिए, ये तो सभी को पता है कि जो ताजमहल के पीले होने के कारक जिम्मेदार है वो कौन सा है। देखिए, ताजमहल के पीले होने का प्रमुख कारण क्या है? वायुमंडल में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड। क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। यह विषैली गैस की उत्पत्ति निकट अवस्थित मथुरा की रिफाइनरी से निकलती है। ठीक है, यह गैस क्या करती है? वायुमंडल की नाइट्रस ऑक्साइड से मिलकर अम्लीय विषैली गैसों का निर्माण करती है। कैसी गैसों का निर्माण करती है? अम्लीय विषैली गैसों का निर्माण करती है। गैस अम्लीय वर्षा के रूप में ऐतिहासिक इमारतों पर गिरकर प्रभावित करती है। यही कारण है कि आज ताजमहल का जो पीले पड़ने का कारण है वो इसी वजह से है। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड इज़ द राइट आंसर। फ्रेंड्स, सेशन पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड आज मैं 15 क्वेश्चन करा रही हूँ और फिर कल मैं 15 क्वेश्चन, कल या जब भी क्लास होगी तब मैं 15 क्वेश्चन कराऊंगी। ठीक है, अगर सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। अच्छा लग रहा है या ख़राब लग रहा है तो बताइएगा। ठीक है, थैंक यू।